जय हो। अक्सर हम देखते हैं कि जब एक बच्चा एक घर में जन्म लेता है तो ढेर सारी खुशियाँ लेके आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता की चिंताएं शुरू हो जाती हैं। और वो बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में खेल कूद में मस्त होकर पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जा रहा है, अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा है, लेकिन माता पिता और उसके आसपास का जो माहौल है, जो स्कूल है या आसपास के लोग हैं, वो उसे चिंता करना सिखा ही देते हैं। अब धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ता जाता है और बढ़ते जाने के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा है। अब जब वो 8वीं-10वीं में आता है तब से उसके करियर की चिंता शुरू हो जाती है। और चिंताएं सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर, चाहे वो आईआईटी ही की डिग्री ही क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, बड़ी से बड़ी डिग्री भी ले ले और चाहे वो मेरिट के साथ ले ले, लेकिन चिंता ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि करियर की चिंता। और करियर की चिंता इसलिए कि आज न जाने क्यों एक ऐसा माहौल बन पड़ा है कि चारों तरफ डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अब ये जो विषय है ये केवल एक व्यक्तिगत तौर पर किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं या किसी एक यंगस्टर के लिए नहीं, वरन ये पूरे की पूरे देश की समस्या बनती जा रही है। और मात्र सिर्फ भारत की ही बात नहीं, चारों तरफ बेरोजगार, और वो भी शिक्षित बेरोजगार, और अगर मैं और अच्छे से कहना चाहूँ तो उच्च शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक आईआईटी में प्रोफेसर हमारे पास आए और बोले, महाराज ये जो हालत है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, लोगों को भी ज़रूरत है हाई स्किल्ड परफॉर्मर्स की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कहते हैं कि भैया हमें कोई हाई स्किल्ड आईआईटी प्रोफेशनल चाहिए। तो वो जो महाशय हमें ये घटना बता रहे थे वो हैरान हुए और बोले कि आईआईटी तो अपने आप में एक ऐसी डिग्री है जो हाईली स्किल्ड है, उसके लिए तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमें हाई स्किल्ड चाहिए। तो वो बोला कि आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो, मुझे डिग्रीधारी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वाकई अपने क्षेत्र में एक नॉलेज रखता हो, उसके भीतर की प्रज्ञा जागृत हो। वो जो महाशय हमारे पास आए थे वो बोले कि मैं अपने उस मित्र की बात सुनकर, अब उस व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। क्या कमी है हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में जिसके लिए व्यक्ति को ये बात कहनी पड़ रही है? और अगर इतनी बड़ी कमी है तो फिर हम ये जो इतनी डिग्रियां ले रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स अपने वैल्यूएबल टाइम, अपने किशोर वय का, युवावस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन डिग्रियों को कुर्बान कर रहे हैं, क्या इन डिग्रियों को रोक देना चाहिए? प्रश्न वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों ने मिलकर एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। वहाँ पर भी यही समस्या थी कि हम डिग्रीज तो लेते जा रहे हैं, लेकिन या तो डिग्रीज लेने के बाद हमको समझ में आता है कि हम इस डिग्री के लायक नहीं हैं, और या डिग्री लेने के बाद हम उस जॉब के साथ कोप अप नहीं कर पाते। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाईली क्वालिफाइड होने के साथ साथ जब अपने काम पर जाते हैं और वहाँ के प्रेशर्स को नहीं झेल पाते, तो कई बार हम हैरान होते हैं कि तुमने जब पढ़ाई की तब तुमने घंटों घंटों दिए अपनी पढ़ाई को, फिर तुम नौकरी का प्रेशर क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते? आंसर मिला, और आंसर वो जो शायद कई लोगों की समझ में अब आ रहा है।
हालत ये है कि हम सब थ्योरी में पूरी तरह से परिपक्व है, थ्योरेटिकल आधार पर हम पूरी तरह से वेल क्वालिफाइड है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल टर्म्स, when it comes to practical knowledge, when it comes to applying these qualifications to the professional area, we fail. जी हाँ, जो वाकई देखना नहीं सीखता, अपना नज़रिया नहीं डेवलप करता, जो एक पश्यक नहीं बन पाता, जो एक दृष्टा नहीं बन पाता, वो चाहे जितने उपदेशों को अपने साथ रट ले, लेकिन वो डूबता ही डूबता है। उद्देश्य पासगस सनत थी, उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं, जो दृष्टा है, जो पश्यक है। उद्देश्य पासगस सनत थी, वाकई जो थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने भीतर मगअप किए हुए हैं, बस डाला हुआ है, वो दृष्टा कैसे हो सकता है? और जो दृष्टा है उसे फिर उपदेश की आवश्यकता नहीं। आप देखिए, कई बार जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, उसने किसी ने MBA की बड़ी बड़ी डिग्री नहीं ली है, लेकिन बचपन से ही वो अपने पापा या चाचा या कोई भी फैमिली रिलेटिव के साथ बिज़नेस में जाने लगे, बिज़नेस की बारीकियां सीखी, उन लेबरर्स के साथ काम कर कर अपनी मशीनरी की पूरी वेलबींग सीख ली, मेंटेनेंस सीख ली, उसकी वर्किंग स्टाइल सीख ली। फिर चाहे उनके पास MBA की डिग्री हो चाहे नहीं हो, वो पूरे बिज़नेस को संभाल पाते हैं। ऐसे ही कई लोग मार्केट में जाकर, लोगों से मिलजुल कर, अपने क्लाइंट से मिलकर धीरे धीरे मार्केट की इतनी गहरी समझ इकट्ठा कर लेते हैं जो शायद किसी एक MBA के पास भी नहीं होते। जो चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना सीख लेता है, जो जान जाता है, फिर उसे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियाँ जो बचपन से ही अपनी मदर्स के साथ किचन में जाना शुरू हो जाती है, बात सिर्फ किचन में पकाए जाने वाले खाने की नहीं है, वो पूरा की पूरा रख रखाव, पूरा की पूरा सिस्टम, कौन सी सामग्री कितनी चाहिए, घर में उसे कैसे सहेजना चाहिए, वो सब कुछ सीख जाते हैं। और जो लोग चाहे वो कुकिंग क्लासेस में जाएं, उन्हें डिशेस बनाना तो आ जाएगा, लेकिन उन्हें नॉर्मल खाना बनाना या कि घर में कौन सी सामग्री कितनी होनी चाहिए वो भी नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना नज़रिया विकसित करें, हम अपने आसपास की दुनिया को, लोगों को अपने नज़रिए से देखना शुरू करें। आज हम कई बार देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं या आपस में बातचीत करते हैं YouTube पर देखकर या चीज़ों को देख सुनकर, उन्हें सारी चीज़ें पता है, सारी थ्योरीज पता है और शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी पता है। आप देखिए, उन्हें ये पता है सुबह उठकर हमें ऐसे ऐसे एफर्मेशंस करने चाहिए, जब कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो मुझे उनको ऐसे जवाब देना चाहिए, मुझे मन में ऐसे ऐसे सोचना चाहिए, मुझे ये फीलिंग करनी चाहिए। अगर कोई आपको डरा रहा है तो आप उसके लिए अच्छे वाइब्रेशंस भेजो। ये सारी थ्योरीज पता है और उनके अनुसार वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या रहता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्यों डर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी में इतना तनाव क्यों है। कारण सिर्फ इतना है कि वो देखना नहीं सीख पाए। एक छोटी सी कहानी शायद इस पर और ज़्यादा प्रकाश डालेगी। एक डॉक्टर सहदेव रहे, उन्होंने एक दूर गांव तो नहीं कह सकते, कोस्टल एरिया में दूर कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड खरीदा। अब वो ना तो शहर था, ना टाउन था और ना गांव था, टाउन और गांव के बीच का वो एरिया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड खरीदा, पुरानी सी वो ज़मीन थी और उस पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था।
अब हकीकत ये थी कि उनकी पत्नी को आम बेहद पसंद थे, तो उन्होंने वो ज़मीन इसीलिए खरीदी थी। खैर, कई सालों तक वो उस पर रह भी चुके थे और अब चूंकि रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अब पूरी तरह से उसी ज़मीन पर वो रहेंगे और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बिताएंगे। तो वो वहाँ शिफ्ट होने का सोच रहे थे। चूँकि नामी गिरामी डॉक्टर थे तो उनके मित्रों ने सलाह दी कि भैया तुम वहाँ जा रहे हो और वहाँ रहना शुरू करोगे तो एक काम करो, आप उस एरिया को एक बार एक वास्तुविद को बुलाकर दिखा दो। वो आकर उस ज़मीन को देख ले, आपको दिशा वगैरह का ज्ञान दे दे, फिर ठीक रहेगा। हालांकि डॉक्टर सहदेव इन सब बातों में विश्वास रखते नहीं थे और वो ज़मीन पर रहकर देख भी चुके थे और वहाँ उन्हें रहकर बड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर भी मित्रों के और परिवारजनों की बात को वो टाले नहीं और उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया और एक बहुत बड़े वास्तुविद को उन्होंने इनवाइट किया। 30 साल का एक्सपीरियंस था उनका। एक दिन वो जो वास्तुविद थे उन्होंने अपना टाइम दिया आने का, तो डॉक्टर सहदेव स्वयं गए एयरपोर्ट तक और जाकर फ्री हुए। जब एयरपोर्ट पहुँचे वो उस व्यक्ति को, उस वास्तुविद को रिसीव करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उनको रिसीव किया, वहीं पर खाना वाना खिला दिया और बोला कि अब हम ज़मीन देखने चलते हैं। ड्राइवर था नहीं, वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे, तो बड़ी धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और जब भी कोई उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करता, डॉक्टर साहब उन्हें बड़े आराम से ओवरटेक करने देते। ये देखकर वो वास्तविक बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी, उसको फटाफट ये काम निपटा कर अपने दूसरे क्लाइंट के पास जाना था। तो पहले तो थोड़ा सा इरिटेट हुआ, फिर आखिर उसने पूछ ही लिया, क्या डॉक्टर साहब, लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सेफ ड्राइविंग करते हैं। देखिए ना, कितने सारे लोग आपको ओवरटेक करके जा रहे हैं और आप हैं कि उन्हें जाने दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ओवरटेक तब करता है जब उसे कोई बहुत आवश्यक कार्य हो, उसे बहुत जल्दी में हो, वो बहुत जल्दी के कारण ही ओवरटेक करता है। मुझे तो कोई जल्दी है नहीं, तो ठीक है ना, हम अपनी स्पीड में चलेंगे। वास्तुविद मुस्कुरा कर रह गया, बात तो सही थी। खैर, इसी तरह धीरे धीरे चलते हुए वो उस जगह, उस गांव तक पहुँचे, उस टाउन तक पहुँचे जहाँ उनकी वो लैंड थी। अब चूंकि टाउन था, शहर पीछे छूट चुका था, तो गलियाँ और ज़्यादा संकरी हो गई। अब डॉक्टर साहब तो और ज़्यादा स्लो चलाने लग गए। खैर, चला रहे थे अपनी स्पीड से, अचानक एक बच्चा तेज़ी से हंसता हुआ उनके कार के आगे से निकला। बजाय इसके कि डॉक्टर साहब उस बच्चे को कुछ कहते, वो तो ब्रेक्स लगाकर गाड़ी वहीं खड़ी करके रह गए। आश्चर्य हुआ, बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी उत्सुकता के साथ जिधर से वो बच्चा आया था उधर मुंह करके देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं बोले डॉक्टर सहदेव, उन्होंने इशारा किया, श्श। थोड़ी देर में एक दूसरा बच्चा वापस उसके पीछे हंसते हुए दौड़ा। बड़ा हैरान हुआ वो वास्तुविद, बोले आपको कैसे पता कि एक बच्चा और आने वाला है? क्या आपको पता था इस टाइम पर ये बच्चे रोज़ ऐसा करते हैं क्या? तो डॉक्टर सहदेव मुस्कुरा कर बोले, अरे इसमें पता होने की क्या बात है, अगर एक बच्चा दौड़ते हुए निकला है तो जाहिर सी बात है ज़रूर उसके पीछे कोई दूसरा बच्चा होगा, वरना बच्चा काय को दौड़ेगा। बात बिल्कुल अलग थी, सामान्य थी, लेकिन देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। खैर, वो उस ज़मीन पर पहुँचे, गाड़ी पार्क की और वो सीधा उस वास्तुविद को अपना पूरा आंगन दिखाना चाहते थे और ख़ासकर वो एरिया जहाँ पर आम के पेड़ थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क की, उनको 10-15 पक्षी एकदम जिस तरफ वो आम का पेड़ था वहाँ से, उस दिशा से दौड़ते हुए से ज़ोर से, फुल स्पीड से उड़ते हुए से दिखाई दिए। तो वास्तुविद को इशारा किया उन्होंने हाथ का, बोले आपको कोई आपत्ति तो नहीं, हम ज़रा देर यहाँ रुके रहें? तो अब तो वास्तुविद को भी इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि डॉक्टर साहब की बातें
बड़ी अलग दृष्टि से थी। तो उसने कहा हाँ कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज़रा मुझे समझाएं तो सही कि आप रुके हुए किसके लिए हैं? क्या कोई और चलने वाला है या कोई और मुझे ये ज़मीन दिखाने वाला है? बोले नहीं नहीं, आपने अभी देखा ना ये चिड़िया उड़ के गई, ज़रूर वो बच्चे ना आम के पेड़ पर चढ़े होंगे, कुछ बच्चे आम चुराने के उसमें, और अगर हम गए तो हो सकता है वो बच्चे डर जाएं, झिझक जाएं और अचानक से हमें आया देखकर भागने की कोशिश में कहीं कोई गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। अब तो वास्तुविद के हैरानी की सीमा नहीं थी। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं यहाँ तक आया हूँ तो आपकी ज़मीन देखूँगा ज़रूर, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी वास्तु टिप्स की ज़रूरत नहीं, आपको किसी वास्तु विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं। जो अपने आसपास के जीवन को, अपने आसपास के लोगों को इतना प्यार से और इतनी गहराई से देखकर जीता है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी ग्रंथ की, किसी समझ की ज़रूरत नहीं। आप हर एक चीज़ को इतना गहराई से देखते हो, आप अपने आसपास की प्रकृति को जानते हो, फिर वहाँ तो हर समय धन धान्य और समृद्धि ही बरसेगी ना। सही कहा उस वास्तुविद ने। हम अपने आसपास चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम खुद पर भरोसा नहीं करते हुए न जाने किन किन चीज़ों में उलझते रहते हैं। अक्सर हम कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो कभी हम पर्सनालिटी मैनेजर्स के पास जाते हैं, कभी कभी हम अपना चेहरा ठीक करवाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, कोई हमारा ड्रेस ठीक करेगा, कोई हमारा एटीट्यूड ठीक करेगा। तो अगर सब कोई दूसरा ही करेगा तो हमारे भीतर की उस प्रज्ञा का क्या होगा, जो अभी भी उभरने के लिए हमारा इंतज़ार कर रही है। ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे उपदेश हमारी जानकारियों को बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इनके कारण हमारे जीवन में कोई आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा और हम सफलता का स्वाद चख पाएंगे, तो हम बहुत गलत हैं। अगर हम वाकई जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ज़रा अपने इस नज़रिए को विकसित करना होगा, अपने नज़रिए से अपने आसपास की दुनिया को देखना होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने एक बार जो नज़रिया बना लिया वही फुल एंड फाइनल हो गया, उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम अपना एक नज़रिया विकसित कर लेते हैं तो फिर हम उस पर अड़े रह जाते हैं, हम उसको बदलना ही नहीं चाहते। हमें लगता है ये हमारा नज़रिया है तो बस यही सही है। ऐसा नहीं है। हम जब चीज़ों को देखना शुरू करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम निष्पक्ष होकर देखना शुरू करें। जब हम चीज़ों को देख रहे हैं उस क्षण में, उस पल में उन चीज़ों को देखना शुरू करें, और तब हम जान पाएंगे कि हमारे आसपास का माहौल हमसे क्या कहना चाहता है। वो क्षण, वो घटना हमारे जीवन में हमारे समक्ष क्या समझाने आई है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये जीवन और ये सृष्टि ऐसे कई रहस्यों से भरी पड़ी है जो हमारे भीतर अगर खुल जाएं तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। आज से ही हम और आप इस निष्पक्ष रूप से इस संसार को देखना शुरू करें और फिर देखें कैसे जीवन में मिरेकल्स घटित होते हैं। ओम शांति। जय हो।